हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 15 है और हर लेक्चर में हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एमपी पुलिस 2021 के लिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, ठीक है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है वहाँ से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और इन क्वेश्चन के पेपर में आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। और ये डेली रात को 9 बजे हम इसे अपलोड करते हैं, मतलब डेली रात को 9 बजे आप इसे अगर कंटिन्यू लगाते हैं तो हम एग्ज़ाम तक इसे ये पूरी सीरीज़ चलाएंगे। और इसमें मोस्टली क्वेश्चन है जो कि 30 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पर हर लेक्चर में समथिंग 100+ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा डिटेल भी यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 401 नंबर का, क्योंकि इससे पहले हम जो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं उसमें हमने टोटल 400 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 401 नंबर का कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण क्या करेंगे, ठीक है। मतलब देखो समांतर क्रम किस प्रकार से होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मान लो सपोज ये एक विद्युत का स्रोत है, यहाँ से एक तार इस प्रकार से गया, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से, ठीक है। और ये आगे चलकर सपोज ऐसा मिल गया हो और इस प्रकार से आगे चल रहा है, ठीक है। तो हम इस क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम। और समांतर क्रम में सपोज कि अगर ये एक वाला ये वाला अगर खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो बाकी में से धारा जाएगी या नहीं, ये हमसे पूछा गया है सिंपल सी लैंग्वेज में। तो पहला ऑप्शन है दोगुनी क्षमता से कार्य करने लगेगा, सेकंड ऑप्शन है कार्य नहीं करेगा, थर्ड ऑप्शन है सामान्य रूप से कार्य करते रहेगा, वैसे कार्य आएगा ना, सामान्य रूप से कार्य करते रहेगा, और फोर्थ ऑप्शन है अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर की सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। मतलब अगर एक वायर समांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ है और एक वायर अगर खराब हो जाता है तो बाकी उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 402 नंबर का कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझना कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले देखो कि ये बंदूक है, कुछ इस प्रकार से बंदूक होती है शायद, है ना, ऐसी कुछ बंदूक होती है। और ये बंदूक थी, यहाँ से जब गोली चली तो ये गोली इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगी, तो पहले इसमें स्थितिज ऊर्जा थी, अब वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है हमसे पूछा गया है। तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। तो पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि पहले गोली स्थिर अवस्था में थी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, पर जैसे ही बंदूक से बाहर निकलती है तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के समीकरण की बात करें तो mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का समीकरण, और गतिज ऊर्जा का समीकरण 1/2 mv² होता है। यहाँ पर m द्रव्यमान और v वेग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 403 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किसका यूज़ सिरका बनाने में कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मेथेनॉल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इथेनॉल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है C2H5COOH, ठीक है। तो C2H5COOH ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे 4 से 5% जो होता है, 4 से 5% जो होता है एसिटिक एसिड, अगर हम इतना परसेंट यूज़ करें पानी मिलाए तो वो क्या बनता है, सिरका बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ फोर्थ हो जाएगा क्या राइट आंसर, ठीक है। और अगर यहाँ अम्ल की बात आई है तो 2-3 चीज़ें याद रखना है कि अगर आप चींटी की डंक की बात करें, ठीक है, चींटी का डंक बोल रहा हूँ तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है ये आपसे पूछ ले तो चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा होता है मेथेनोइक अम्ल। पर यहीं पर अगर लाल चींटी की बात करें तो लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखना कि जब चींटी की बात करें तो मेथेनोइक अम्ल और लाल चींटी की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल होता है। इमली की अगर हम बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल होता है तो सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। जो इमली और अंगूर जो होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर की अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। और अम्ल सारे के सारे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये सिरका यूज़ होता है ना, सिरका यूज़ कहाँ पर होता है तो ये अचार आदि जो बनाते हैं ना घर में, जो आम का अचार होता है या फिर खरीदा वाला होता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, सिरके का। और सिरका बनता किससे तो एसिटिक एसिड से बनता है। अगला क्वेश्चन 404 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर अग्नाशय की बात करी है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय द्वारा निकलता है या स्त्रावित होता है। तो पहला ऑप्शन है माल्टेज, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टेज,
और थर्ड ऑप्शन है ट्रिप्सिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोस, ठीक है, सुक्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जो ट्रिप्सिन है, ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वह अग्नाशय से स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा ट्रिप्सिन। और अगर हम बात करें तो जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। याद रखिए कि जो ट्रिप्सिन है ये करता क्या है, तो यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। और जो अग्नाशय होता है, ठीक है, जो अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, ठीक है। अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है और वो भोजन में मिलता है। और मुख्यतः ये अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक होता है एमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। याद रखिए कि अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज और एक होता है लाइपेज, ठीक है। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगर हम एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज जो अग्नाशय से निकला है वो काम क्या करता है वो आपको याद रखना है। तो ये मंड को आगुलित शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम जो अग्नाशय से निकलता है वो मंड को आगुलित शर्करा में परिवर्तित करता है। वहीं पर एक अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम भी निकला था। तो अग्नाशय से जो एक लाइपेज एंजाइम निकला था तो ये लाइपेज एंजाइम करता है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है, ठीक है। जो लाइपेज एंजाइम है वो करता क्या है, तो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप याद रखना कि क्या पूछा था कि एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो अग्नाशय से निकलता है, तो ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 405 नंबर का कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन समझो कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस क्रम में जाना जाता है, ठीक है। तो कौन से क्रम में जाना जाता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रवाहात्मक, है ना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर गतिविधि श्रृंखला, और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिकार्यात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को गतिविधि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर रखा होगा कि देखो धातुओं का जो घटता क्रम है जो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर है। आपने पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो पोटेशियम। फिर उसके बाद कौन होता है, सोडियम। फिर कौन होता है, कैल्शियम। फिर आपने पढ़ा होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आपने पढ़ा होगा होता है एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है जिंक, जिंक के बाद आ जाता है आयरन। और ये सारा का सारा क्रम है, मैं पहले भी इन्हें डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्पेशली ये 4 तो याद रखिएगा कि अगर घटती हुई क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। ये क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एक काम करो पूरा क्रम ही याद कर लो, है ना। जैसा मैंने बोला ये एनसीईआरटी 10वीं क्लास में मिलेगा। सबसे पहले क्या था, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आ जाता है, सोडियम। सोडियम के बाद आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आ जाता है कौन सा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आ जाता है एल्यूमिनियम, और घटते क्रम में है, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है कौन सा, जिंक, जेडन। जेडन के बाद आ जाता है आयरन। आयरन के बाद आ जाता है लेड, पीबी, ठीक है, लेड। लेड के बाद आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आ जाता है कॉपर, और कॉपर के बाद आ जाता है मरकरी, Hg, और इसके बाद आ जाता है सिल्वर, Ag, और फिर आता है गोल्ड, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये घटते हुए धातुओं की क्रिया है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इनकी जो प्रतिक्रिया है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम और सबसे कम कौन है, तो गोल्ड है। और ये घटते क्रम में लिखा गया है, और इसी क्रम को कहा जाता है क्या, गतिविधि श्रृंखला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 नंबर का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि विखंडन द्वारा पुनः कौन उत्पन्न हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। और 9th क्लास का क्वेश्चन है, या 9th क्लास की एनसीईआरटी का। पहला ऑप्शन है खमीर, सेकंड ऑप्शन है प्लेनेरिया, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रा, और फोर्थ ऑप्शन है स्पायरोगायरा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो स्पायरोगायरा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है।
एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर कि इकाइनोडर्मेटा संघ में अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। और अगर ये प्लेनेरिया दे रखा है तो प्लेनेरिया के बारे में आपको एक याद रखना कि जो प्लेनेरिया है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का प्राणी है। कौन? तो प्लेनेरिया, ये आपको याद रखना है। बाकी इसका जो ऑप्शन था, सॉरी ये जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो कौन? स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 407वां हो जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। मतलब जितने भी धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात वह अम्ल से प्रतिक्रिया करके अम्ल और जल का निर्माण करते हैं। ये आपको पता होगा कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड है वे क्षारीय किस्म के होते हैं और वह अम्ल से अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से वह धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड जो दिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑक्साइड है धात्विक ऑक्साइड जो अन्य से क्या है? भिन्न है। ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा राइट आंसर की जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें? Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह कार्य करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह मतलब एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3 ये कभी अम्लीय प्रकृति भी दर्शाता है और क्षारीय प्रकृति भी दर्शाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो हमसे यहाँ यही पूछा था कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परंतु जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड और एक होता है लेड ऑक्साइड PbO3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड ये तीन ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रख लिया आपने धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु एक स्पेशल एक्सेप्शन है क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जो केमिस्ट्री है वो फैक्चुअल डेटे पर आधारित है। मतलब यहाँ पर नियम कायदे कानून लगते हैं पर बहुत कम मात्रा में लगते हैं। तो एक मात्र ऑक्साइड होता है, ठीक है, एक मात्र ऑक्साइड होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। एक मिनट, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? सॉरी, कि धात्विक ऑक्साइड कहते हैं क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक मिनट में जो चीज़ बोलना चाह रहा था वो यहाँ के लिए नहीं है, ठीक है, पर यहाँ फिर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात आई है तो ये चीज़ याद रख लो कि जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का द्रवणांक होता है कितना? 660 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का द्रवणांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक होता है 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वथनांक कितना होता है? 2200 डिग्री सेल्सियस। और इसका गुरुत्व अगर हम बात करें कि विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.7, किसका? एल्यूमिनियम का 2.7 होता है। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408 नंबर का कि तत्वों, ठीक है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। जो तत्व यहाँ पर हमें दे रखे हैं, F मतलब होता है फ्लोरीन, Cl मतलब होता है क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन और At मतलब एस्टाटीन होता है, को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हेलोजन, सेकंड ऑप्शन है संक्रमण तत्व, थर्ड ऑप्शन है दुर्लभ मृदा धातु और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर एक्टेनाइट, ठीक है। तो जो ये है सारे के सारे फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ये हेलोजन तत्व के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपने याद रख लिया। अब देखो ये कौन से तत्व अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है, किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये 17वां समूह जो होता है, 17वें समूह के अंतर्गत आते हैं कौन से? हेलोजन तत्व, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब ये सारी की सारी चीज़ दे रखी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन के बारे में स्पेशली चीज़ याद रखना कि जो आयोडीन होता है ये आयोडीन उपधातु है, ठीक है। ये उपधातु की तरह भी व्यवहार करता है, याद रखना। ये आपको पुस्तकों में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा कि जो आयोडीन है उपधातु की तरह इसके लक्षण होते हैं, स्पेशली उपधातु की तरह लक्षण होते हैं पर ये अधातु होता है, ठीक है। और इसमें चमक पाई जाती है। तो एकमात्र धातु है आयोडीन जिसमें चमक पाई जाती है परंतु अधातु में चमक नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये क्लोरीन की बात करें, सॉरी ये फ्लोरीन की बात करें F, तो फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा? फ्लोरीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पर वैसे पॉइंट तो बहुत सारे निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 409 नंबर का। तो 409 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC का नाम सामान्यतः नाम से गलत सेट चुने, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला है कि 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं तो उनमें IUPAC नाम किसका गलत है वो हमें छांटना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से
300 सही होंगे, परंतु एक क्या है, गलत है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि C4H9, ठीक है। तो C4H9OH, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल, और इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल एल्कोहल, ये IUPAC नाम है। सेकंड है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, और इसका IUPAC नाम है मिथाइल एल्कोहल। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि C3H8OH, ये है प्रोपेनॉल और ये प्रोपाइल एल्कोहल। और फोर्थ ऑप्शन है C2H5OH, ये इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें से हमें गलत छांटना था। तो सबसे पहले ये देखो, सबके सब ये एल्केन ग्रुप के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पहले ऑप्शन बना दूँ, पूरे के पूरे दिखा दूँ आपको। सबके सब ये एल्केन श्रेणी के। तो एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CnH2n, ठीक है। ये होता है किसका, एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला। परंतु जब एल्केन श्रेणी का एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर +2 भी आएगा ना, CnH2n+2। तो जब अगर हम इसे एल्कोहल श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं इसी फॉर्मूले को, तो हम क्या लिखते हैं, CnH2n+1, और यहाँ पर क्या आ जाता है, OH आ जाता है। तो समझना, जब अगर मैं C का मान 4 लिखूँ, पहला ऑप्शन सही है या गलत उसे चेक करना। तो C का मान अगर 4 लिखे तो यह 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या सही है कि C4H9 और OH बनेगा, जिसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉल है, और ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम होगा। तो पहला तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो C का मान अगर मैं 1 लिखूं, तो यहाँ पर अगर N का मान जो H के साथ H2n+1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो C1H3OH, ये मेथेनॉल मेथाइल एल्कोहल बनेगा, ये भी सही है, ठीक है। शायद आप इससे समझ पा रहे हो, पर कोशिश करिए कि समझे। तो CnH2n+1 और OH, ठीक है, ये होगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो N का मान अगर मैं 3 लिखूं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 कितना होना चाहिए था, 7। तो देखो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा, तीसरा, कि C3 है तो H कितना होना था, 7 होना था, फिर OH होता है, इसीलिए यहाँ पर गलत चुनने का बोला था। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। गलत चुने ये बोला था, तो थर्ड होगा राइट आंसर। और आपको इस प्रकार के फॉर्मूले से ये कंपाउंड बनाते आना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, आप हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर फैक्चुअल डेटा पेपर में नहीं आया तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 410 नंबर का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि C वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण की फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। सबसे पहले देखो, एक अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इस मुख्य फोकस की बात करें तो यहाँ पर होता है F, ठीक है, और यहाँ पर होता है C। अब ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि C वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण की फोकस बिंदु F पर रखे एक प्रतिबिंब। अगर F पर अगर एक प्रतिबिंब रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। F पर अगर कोई वस्तु रख दे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है वो देख लो। तो देखो प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो रहा है इसका राइट आंसर, ठीक है। कि देखो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अब देखो पहला डायरेक्ट गलत हो जा रहा था कि ये F पर बनेगा बोल रहा था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता था। C पर बनेगा तो ये आंसर हो नहीं सकता था। F और C के मध्य बनेगा तो ये आंसर हो नहीं सकता था। इसीलिए हमने डायरेक्ट C आंसर लगा दिया कि जब भी अगर वस्तु F पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 411 नंबर का, कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा आपको पता होगा और एक बेकिंग पाउडर होता है, क्या रासायनिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि पहला ऑप्शन है कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सेकंड ऑप्शन है हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है। और फोर्थ ऑप्शन नहीं, वे रासायनिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, की जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा NaHCO3, ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा।
और जो बेकिंग पाउडर होता है ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 तो रह गई और साथ में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बेकिंग सोडा है इसका यूज़ किया जाता है तो एक तो एक घर में खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, गुलाब जामुन वगैरह में आपने डलते देखा होगा या खमीर वगैरह उठाते हैं वहाँ पर। और इसका और भी जगह यूज़ किया जाता है कि अग्निशामक यंत्र, बेकरी वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 412 कि निम्नलिखित में से किस समय परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो आयतन, घनत्व, आकार और तापमान 4 चीज़ें दी है। इनमें से हम किस में परिवर्तन करें कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ये हमसे सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है, ठीक है। कि घनत्व में परिवर्तन करें, आयतन में, आकार में या ताप में, किस में परिवर्तन करें कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाए कोई पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 413। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर Na3CO2, सेकंड ऑप्शन है Na2CO, थर्ड ऑप्शन है NaCO3 और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर Na2CO3, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। बाकी अगर जल योजित सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो वो होता है जल योजित मीन्स जिसमें जल के अणु भी हो, तो वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें, जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, तो उसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर सोडियम की बात आई है तो मैं 4-5 फॉर्मूले जो सोडियम से बनते हैं बता दूं। एक तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। एक होता है बेकिंग सोडा, जब भी हमने पढ़ा तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। वहीं पर Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, धावन सोडे का। एक होता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट मीन्स हो जाएगा NaNO3, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3। और एक होता है बोरेक्स, तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7, ठीक है, याद रखिएगा Na2B4O7 ये होता है बोरेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा, और ये सोडियम नाइट्रेट, और ये बोरेक्स Na2B4O7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 414 नंबर का कि विस्तारा एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त रूप है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, उससे जीके का क्वेश्चन डल गया है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर, सिंगापुर एयरलाइंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 415। तो 415वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस रूप में बदल जाती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक धनुष है, ठीक है, और धनुष की जब हम रस्सी को खींच के रखते हैं और उसमें तीर लगा होता है, और जैसे हम उसे छोड़ते हैं तो पहले जब खींचा धनुष को तो वो स्थितिज ऊर्जा थी, पर जैसे ही बाण निकलता है, ठीक है, तीर निकलता है, तो वो किस रूप में बदल जाती है। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ताप ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की जो स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 416 होगा कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो आपको अगर मधुमक्खी काट दे तो किस चीज का यूज करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है साधारण नमक, सेकंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा, थर्ड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वाशिंग सोडा। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ रखी हो तो कोई भी अगर आपको मधुमक्खी काटे या फिर चींटी काटे तो इनमें होता है अम्ल, ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल को अगर निष्क्रिय करना है तो इसे मिलाना क्या पड़ेगा, क्षार मिलाना पड़ेगा।
तो देखो साधारण नमक तो खुद एक उदासीन होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। एसिटिक ये अम्ल है, तो अम्ल में अम्ल कभी मिलाएंगे नहीं, और वाशिंग सोडा भी हम यूज़ नहीं करते। तो बेकिंग पाउडर जो होता है क्या, क्षार होता है। तो अगर मधुमक्खी आपको काट ले, आप अगर उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो वो उसका जो जहर है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, याद रखना कि जब भी अगर कोई चीज़ें अगर हमें काट रही है, बिच्छू हो सकता है, मधुमक्खी हो सकती है, लाल चींटी हो सकती है, चींटी हो सकती है, तो ये सारे के सारे अम्ल छोड़ते हैं और अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए क्षार मिलाना होता है, और यहाँ पर क्षार बेकिंग सोडा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 417 नंबर का, कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि, ठीक है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति किस रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 16 हर्ट्ज से स्टार्ट दिख रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पुस्तकों में आपको ये बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी में इस प्रकार का डेटा दिया हुआ है, तो वैसा मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो पहला ऑप्शन है 16, और के का मतलब यहाँ जो देखो के दिया है, ठीक है, इसका मतलब है किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 16 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज। सेकंड ऑप्शन है 16 किलो हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज, सॉरी 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज। थर्ड ऑप्शन है 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और फोर्थ ऑप्शन है 14 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वैसे एक्चुअल आपने हमेशा पढ़ा होगा कि 20 HZ से 20,000 HZ तक, ठीक है, 20,000 HZ हर्ट्ज तक की ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 418वां, कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम रिपीट भी कर चुके हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, की यांत्रिक ऊर्जा किसके इक्वल होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419वां, की लोहे की कठोरता को मजबूत बनाने के लिए निम्न में से किस उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो लोहे की कठोरता को मजबूत बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है जस्ता, सेकंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है कार्बन, और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर 419वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना कि जब भी हम लोहे की कठोरता, अगर हमें लोहे को कठोर बनाना हो तो हम कहाँ तक इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि 0.25 से, ठीक है, 0.25 से 1.5% तक हम लोहे में कार्बन मिलाते हैं उसे कठोर करने के लिए। परंतु आप जानते हैं कि लोहे भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो अगर हम पिटवा लोहे की बात करें, ठीक है, जो पिटवा लोहा होता है, और ये कंटेंट आप याद रखिएगा, जो पिटवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.12 से 0.25% तक। ठीक है, मतलब 0.12% से 0.25% तक पिटवा लोहे में कार्बन मिलाया जाता है उसे मजबूत करने के लिए। एक लोहा होता है ढलवा लोहा, ठीक है, आपने सुना होगा ढलवा लोहा, और ढलवा लोहा को कठोर करने के लिए इसमें कितनी मात्रा कार्बन की होती है, तो 2.5% होती है। कितनी, 2.5% अगर कार्बन की मात्रा कर दे तो वह ढलवा लोहा कहलाएगा। वहीं अगर मैं एक स्टेनल स्टील की बात करूं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की अगर बात करूं तो इसमें 15% क्रोमियम होता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर लोहे की बात हो रही थी, किधर, हाँ ये लोहा है, और लोहे की बात हो रही थी, तो लोहे का मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। लोहे को मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो लाल हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। और लोहे को जंग से बचने के लिए इसमें जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर, जिसे जस्त्रीकरण भी कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 420 नंबर का, कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है। ठीक है, तो नवजात बालिका है, स्पेशल इस पे फोकस करना है। तो पहला ऑप्शन है 44 गुणसूत्र प्लस XX, सेकंड ऑप्शन है 22 गुणसूत्र प्लस XX, थर्ड ऑप्शन है 44 गुणसूत्र प्लस XY, और फोर्थ ऑप्शन है 22 गुणसूत्र प्लस XY। ठीक है, तो देखो नवजात बालिका है, और बालिका है, इसमें लास्ट जोड़ा XX का होता है, कन्फर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये आंसर और ये तो हो नहीं सकता, पहला और दूसरा में से एक है। तो बालिका मतलब एक सिंगल पर्सन है, यहाँ पर सिंगल पर्सन है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। 22 गुणसूत्र और बालिका है तो उसमें लास्ट गुणसूत्र XX का होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 421वां, कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा खालिस्तान होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है, धोवन सोडा का अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले में
पानी का जो परसेंट है वो हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। निकालेंगे कैसे, 1 मिनट में थोड़ा सा बता दूँ, अगर जिनकी इच्छा हो तो आप ज़रूर निकालना। Na2CO3 इंटू 10H2O ये फॉर्मूला है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु भार होता है 23, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और 16 ये कितना हो जाएगा 48। वैसे ही पूरे जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 18, तो 18 धम कितना हो जाएगा 180। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अंश में 180 लिखेंगे, हर में इन सभी का योग आ जाएगा और इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा कि जल की प्रतिशतता आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपका मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, पर साथ में केमिस्ट्री भी अच्छी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 422वां हो जाएगा कि NaCl एक लवण है जो बनाता है, ठीक है। तो NaCl एक लवण है जो बनता है, किससे मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन है तीव्र अम्ल और मंद क्षार, सेकंड ऑप्शन है मंद अम्ल और मंद क्षार, थर्ड ऑप्शन है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार और फोर्थ ऑप्शन है मंद अम्ल और तीव्र क्षार। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर की जो NaCl है वो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और NaCl को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और इसका pH मान कितना होता है तो 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 423वां कि बैटरी टर्मिनल से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक। तो बैटरी में टर्मिनल होते हैं तो चुंबक में क्या होते हैं ध्रुव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424वां कि निम्न में से विषम अलग कौन सा है। तो कांच, एल्यूमिनियम, चांदी और तांबा। तो एल्यूमिनियम धातु है, चांदी सिल्वर जिसे बोलते हैं Ag धातु है और तांबा Cu कॉपर ये भी धातु है। कांच यहाँ पर क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा जो धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है 425वां कि खालिस्तान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये बायो का कि खालिस्तान ऊतक ऐसा कौन सा ऊतक है जो रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। तो पहला ऑप्शन है हृदय, सेकंड ऑप्शन है मांसपेशी, थर्ड ऑप्शन है उपकला और फोर्थ ऑप्शन है हड्डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर की जो मांसपेशी है ऐसा ऊतक है जो कि वाहिकाओं के व्यास को बदल देती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। और भी इसमें कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि पेशियाँ त्वचा के नीचे का मांस होती है, ठीक है। जो आपकी त्वचा है आप हाथ टच करके देखो तो जो त्वचा के जस्ट नीचे आएगी वो क्या होती है पेशियाँ होती है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे अगर हम बात करें तो हमारे संपूर्ण शरीर जो हमारा पूरा शरीर है इसमें 500 से अधिक पेशियां होती है, टोटल हमारे शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती है, ठीक है। और पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग होती है, ठीक है। जो पेशियां होती है वो प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग होती है। और जो यहाँ पर रक्त की बात हुई है, ठीक है, जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जो रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। और स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभय अवतल होता है। ये लास्ट पॉइंट जो बोल रहा हूँ स्पेशली याद रखने का है कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो लाल रक्त कणिका का जो कण होता है वो कैसा होता है तो उभय अवतल होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 426वां की निम्न में से किस राशि का नाम स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ऐसी कौन सी राशि है कि अगर अभी इंडिया में है उसे हम उत्तरी ध्रुव में ले जा लें, अमेरिका ले जा लें या फिर ब्राजील ले जा लें या दक्षिणी ध्रुव पर ले जा लें या चंद्रमा पर ले जाएं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो हमसे पूछा गया है इस प्रकार क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकेंड ऑप्शन है घर्षण के कारण बल, थर्ड ऑप्शन है वजन और फोर्थ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। तो आप इतना जानते हैं कि ध्रुव पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वजन भी हर जगह अलग अलग हो जाता है क्योंकि जी पर डिपेंड करता है और घर्षण का मान भी जगह पर अलग अलग होता है। अगर सतह खुरदुरी होगी तो घर्षण अधिक होगा और चिकनी होगी तो कम होगा। इसका मतलब द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मतलब होता है लिक्विड की टोटल मात्रा, ठीक है। अगर आपका जो मोबाइल है वो जितने लिक्विड से बना होगा वो द्रव्यमान कहलाएगा। आपकी जो पूरी बॉडी आपका शरीर है आप यहाँ पर भी ऐसे ही हो और आपको अगर मैं चंद्रमा पर ले जाके छोड़ दूँ, ठीक है, तब भी आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो आपकी बॉडी में जितना लिक्विड है वो होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 427वां की मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिरामेंट लिखा वैसे पिगमेंट होगा, ठीक है। श्वसन पिगमेंट क्या होगा ये हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट, ठीक है, ये होता है पिगमेंट क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, सेकंड ऑप्शन है मेलानिन, थर्ड ऑप्शन है रोडोप्सिन
और फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि श्वसन क्रिया में कौन भाग लेता है, तो हीमोग्लोबिन भाग लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, या फिर रेड ब्लड कार्पल्सल्स इसको कहा जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है हीम। ठीक है, तो हीम का मतलब होता है रंजक। ठीक है, हीम का मतलब होता है रंजक, जिसके कारण रक्त को लाल कलर मिलता है। किसके कारण, हीम के कारण। और एक होता है दूसरा पार्ट ग्लोबिन। ठीक है, तो जो ग्लोबिन होता है यह लोह युक्त प्रोटीन होता है। जो ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन नाम है वह एक लोहा युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 और CO2 का सहयोग करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हेमेटीन है। ठीक है, मतलब जो हीमोग्लोबिन में एक लोह तत्व पाया जाता है वो कौन सा है लोहे का, तो हेमेटीन होता है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मेलानिन दे रखा है। ठीक है, मेलानिन, तो मेलानिन के कारण क्या होता है, एक पिगमेंट है जो आपका कलर हो सकता है, आप फेयर हो, गोरे हो, थोड़े हल्के काले हो, सावले हो, तो जो आपका कलर है वो किसके कारण डिसाइड होता है, तो एक मेलानिन पिगमेंट होता है जिसके कारण त्वचा डिसाइड होती है। कहने का मतलब कि जो जितना ज़्यादा गोरा है उसमें मेलानिन की मात्रा उतनी कम होती है, और जो जितने ज़्यादा काला है मतलब उनका रंग थोड़ा सावला है बोल सकते हैं, तो उसमें मेलानिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। एक चीज़ और याद रखना है कि आपके चेहरे पे, शरीर में कहीं पर भी तिल होगा तो वो जो तिल बना होता है वो स्पेशली मेलानिन का बना होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरोफिल दे दिया है। ठीक है, क्लोरोफिल ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें याद रखोगे। बाकी फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या था कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 428वां कि क्षारीय धातुओं को अधातु आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। ठीक है, तो देखो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने छोटा सा बनाता हूँ, इसे समझना। ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये 2 4 5 चीज़ें याद रखो। इसको हम यहाँ देखोगे तो ये दो पार्ट इस प्रकार से होंगे। तो ये जो पहला पार्ट होता है, पहला समूह, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, क्षारीय धातु मतलब इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर की क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो पहले समूह में रखा गया है। पर जो सेकेंड समूह होता है इसको हम जानते हैं क्षारीय मृदा धातु के नाम से। कौन से धातु के नाम से, क्षारीय मृदा धातु के नाम से। उसी प्रकार जो ये 18वां समूह होता है इसको बोलते हैं हम निष्क्रिय समूह या नोबल गैस समूह बोलते हैं। उससे पहले वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं हैलोजन समूह होता है। कौन सा, हैलोजन समूह होता है। तो ये आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है 429वां कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मटर दिखता कैसे है, होता कैसे, आपने उसकी फली देखी है नहीं। ये सारी चीज़ें अगर देखी हो तो इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण, ठीक है, जो पौधे में गुण है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नहीं है, वो पूछा है तो झुर्रीदार बीज। तो आपने मटर देखा होगा तो झुर्रीदार बीज होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं। हरी फली होती है मटर में, तो बिल्कुल होती है। क्या गोल बीज होते हैं, तो होते हैं। क्या गोल फली कभी देखी, नहीं, फली लंबी होती है ना कि गोल। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कौन सा गुण नहीं है वो पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 430 नंबर का कि न्यूजीलैंड की तालिका में खालिस्तान को हैलोजन के साथ रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास की NCERT पढ़िए जरूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में बनेंगे कि न्यूजीलैंड की तालिका में खालिस्तान को हैलोजन के साथ रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है राइट आंसर। कोबाल्ट और निकिल को किसके साथ रखा गया है, तो हैलोजनों के साथ रखा गया है, कोबाल्ट और निकिल को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आयरन से दूर न्यूजीलैंड के आवर्त सारणी में किसको रखा गया है, तो आयरन से दूर रखा गया है किसको, कोबाल्ट और निकिल को। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास बना है कि न्यूजीलैंड की तालिका में हैलोजन किसके साथ रखा गया है, तो कोबाल्ट और निकिल के साथ रखा गया है, जबकि रखा जाना था आयरन के साथ। ठीक है, तो ये 430 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो इसने की जो सारणी है वो आई थी कब, तो 1866 में आई थी, ये आपको याद होगा। न्यूजीलैंड थे कहाँ के, तो ये ब्रिटेन के थे, ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और न्यूजीलैंड के आवर्त जो इनकी सारणी थी इसमें टोटल कितने तत्व थे, 56 थे, याद होगा। सबसे लास्ट तत्व कौन सा था, तो थोरियम था, TH। ठीक है, सबसे लास्ट तत्व कौन सा था, थोरियम, ये याद हो गया होगा। और न्यूजीलैंड के अष्टक नियम कहाँ तक लागू होते, तो 20 तत्वों तक लागू होते, और 20वां तत्व क्या था, तो कैल्शियम था, मतलब कैल्शियम तक लागू होते थे, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही।
अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करो और शेयर भी कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में या फिर कमेंट में ही मैं आपको सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व दे दूंगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।